हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या होती हैं इसको भी देखेंगे और इसके साथ साथ इन दोनों को ही यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल पॉलिसीज़ को देखेंगे। तो अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं। पूरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और देखिए, लाइक करने से यूट्यूब इस काम को और लोगों तक रिकमेंड करता है और लोगों का हेल्प हो जाता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सीरीज को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे प्ले स्टोर पे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जाके गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वहीं से मिलेगा आपको। तो आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज़ के बारे में। तो क्या होते हैं फॉर्मल पॉलिसीज़? देखिए, पॉलिसी मतलब भ्रांति, हम बोलते हैं भ्रांति, एरर्स। तो जो एरर्स होते हैं ये कैसे अराइज होते हैं? देखिए, जब भी लॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई एरर हो, लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि आपने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट के लॉजिक में कोई एरर हो, उसके फॉर्म में कोई एरर हो, तो उसको हम कहेंगे फॉर्मल पॉलिसी। और यहीं से निकला ये नाम फॉर्मल यानी फॉर्म। तो उसको जैसे आप बोल रहे हो तो उसमें अगर कुछ गलतियां हैं, उसके मीनिंग में गलती से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके फॉर्म में अगर गलती है तो उसको हम फॉर्मल पॉलिसीज़ कहेंगे। ठीक, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ एन आर्गुमेंट में कोई गलती है। और ये जो है कब होते हैं, कब ऐसी गलतियाँ, कब ऐसी भ्रांतियाँ जो है वो राइज होती हैं? जब कंक्लूज़न जो है वो इनवैलिड हो, कंटेंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है। मतलब यही है कि मीनिंग से यहाँ मतलब नहीं होता है, बल्कि यहाँ मतलब होता है स्ट्रक्चर से। अब इस बात को अच्छे से हम समझने के लिए आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ पर जो प्रीमाइसेस हैं वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, फॉर्मल पॉलिसी जो है वो आर्गुमेंट के लॉजिकल वैलिडिटी के बारे में बात करता है कि लॉजिकली क्या वो बात सही है कि नहीं है, चाहे वो उसका मीनिंग सही हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट यानी परिणाम की पुष्टि। इसका देखिए, ये पॉलिसी जो है वो ये कहता है कि जब कॉन्सिक्वेंट यानी क्यू, इसको हम कहते हैं, अगर ये सही है तो एंटीसीडेंट यानी पी भी सही होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि देखिए, एक एग्जांपल से इसको ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे। इफ़ इट इज़ रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट, द ग्राउंड इज़ वेट सो इट मस्ट बी रेनिंग। यदि बारिश हो रही है तो ज़मीन गीली होगी, ज़मीन गीली है इसलिए बारिश हो रही होगी। अब इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्म को समझिएगा। भाई, ज़मीन गीली और भी कारणों से हो सकती है। हो सकता है किसी ने अपना समरसेबल चला के और उसको गीला कर दिया हो ज़मीन को, या फिर हो सकता है कि कहीं से जो है वो बाढ़ का पानी आ गया हो और बारिश का पानी नहीं हो, है ना। तो ये जो है पूरा स्ट्रक्चर गलत हो गया। ये तो हो गया कि इफ़ इट इज़ रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट, तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कह रहा है कि भाई ज़मीन गीली है, द ग्राउंड इज़ वेट सो इट मस्ट बी रेनिंग, मस्ट आ गया ना कि बारिश हो ही रही होगी। ये जो है स्ट्रक्चर गलत हो गया, यानी लॉजिक ही गलत हो गया ये यहाँ पे। अब ये लॉजिक गलत होने का मतलब अफॉर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, परिणाम की पुष्टि आप कर देते हो बिना ये समझे कि जो आप पुष्टि कर रहे हो वो सही है या नहीं है ना। इसके और भी कारण हो सकते हैं। द ग्राउंड कुड बी वेट फॉर अदर रीजन्स। ओके, हो सकता है वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो और वो ज़मीन गीला हो, है ना। तो ये जो है अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। अब इसको जो है स्ट्रक्चर को समझिए। इफ़ पी देन क्यू, क्यू इज़ ट्रू सो पी मस्ट बी ट्रू। मतलब अगर पी हो रहा है तो क्यू हो रहा है, तो क्यू अगर सही है तो यानी पी भी सही होगा। तो ये लॉजिकल पॉलिसी हो जाता है और जो कि फॉर्मल पॉलिसी के अंदर आता है। ओके, अगला, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, मतलब पूर्ववृत्त को नकारना। एग्जाम्पल से ही सीधा समझेंगे। ये है कि यदि बारिश हो रही है तो ज़मीन गीली होगी, बारिश नहीं हो रही है इसलिए ज़मीन गीली नहीं है। भाई, ज़मीन अन्य कारणों से भी गीली हो सकती है ना। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ इट इज़ रेनिंग द ग्राउंड विल बी वेट, इट इज़ नॉट रेनिंग सो द ग्राउंड इज़ नॉट वेट। अब ये कह रहा है कि भाई ज़मीन गीला नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जो है कोई, आप जो है गार्डनिंग हो रहा है और गार्डनिंग में कोई पानी दे रहा है, वाटरिंग कर रहा है प्लांट्स को, तो वहाँ से भी तो गीला हो सकता है। तो आपने डायरेक्ट बोल दिया कि नहीं, अगर बारिश नहीं हो रही तो ज़मीन गीली हो ही नहीं सकती है। तो ये जो है बिल्कुल गलत हो गया स्ट्रक्चर। इफ़ पी देन क्यू, पी इज़ फॉल्स सो क्यू मस्ट बी फॉल्स। तो मस्ट बी वाला जो आ जा रहा है ना, ये इसको एक बना देता है पॉलिसी, फॉर्मल पॉलिसी यानी फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, आर्गूमेंट के गलती है। अगला देखते हैं। अगला है बेगिंग द क्वेश्चन। बेगिंग द क्वेश्चन पॉलिसीज़ को हम सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं, यानी प्रश्न पूछना। सर्कुलर रीजनिंग क्यों कहते हैं ये भी समझेंगे। देखिए, ये घूम घाम के एक ही जगह तक आ जाता है, समझ रहे हो। मतलब क्वेश्चन से आप आंसर तक पहुँचोगे और आंसर में भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आपने किसी से कुछ कोई प्रश्न पूछा और प्रश्न में आपको वो उल्टा उत्तर बताने की जगह पे प्रश्न पूछ दिया उसने, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बेगिंग द क्वेश्चन हो जाता है पॉलिसी, या फिर सर्कुलर रीजनिंग इसको कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे एग्जांपल समझिए, बाइबल इज़ द वर्ड ऑफ गॉड बिकॉज इट सेज सो इन द बाइबल। मतलब बाइबल ईश्वर का वचन है क्योंकि बाइबल में ऐसा कहा गया है।
तो घुमा फिरा के तो वही बात हो गया कि बाइबल में ही ये लिखा है कि बाइबल ईश्वर का वचन है। ओके, तो उस बात को कौन पुष्टि करेगा कि बाइबल में जो लिखा गया है वो सही है या गलत है? उस बात की पुष्टि तो ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी किताब में लिखा हुआ है। तो ये है एग्जाम्पल बेगिंग द क्वेश्चन, है ना। इसको सर्कुलर रीजनिंग भी कहते हैं कि आप क्वेश्चन पूछते हो, क्वेश्चन से आप आंसर लेना चाहते हो, लेकिन आप वापस क्वेश्चन पे ही पहुंच जाते हो। तो ये फॉर्मल फॉलिसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है नॉन सेक्विचोर, और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि द कंक्लूजन डज नॉट लॉजिकली फॉलो द प्रीमाइसेस, यानी जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो प्रीमाइसेस को फॉलो नहीं करता है। गैर अनुक्रमिक इसको हम कहते हैं। एग्जाम्पल समझिए, सी इज़ अ ग्रेट टीचर बिकॉज सी वेयर्स नाइस क्लॉथ्स। अब कोई मतलब है इस बात का? वह एक महान शिक्षिका है क्योंकि वह अच्छे कपड़े पहनती हैं। तो इस अच्छे कपड़े पहनने से महान शिक्षिका होने का कोई लेन देन ही नहीं है। महान शिक्षिका आप अपने इंटेलेक्ट से, अपने बुद्धि से बनते हो, आप अपने पर्सनालिटी से बनते हो, अपने व्यक्तित्व से बनते हो। तो ये जो है क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है ना, वो अटायर से कोई लेना देना नहीं है। जो शिक्षण की गुणवत्ता है वो पोशाक से उसका कोई पता नहीं चलता। तो ये तो लॉजिक ही गलत हो गया। और इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर में गलती, कोई खामी है ना, तो इसको हम कहते हैं नॉन सेक्विचोर, यानी गैर अनुक्रमिक। आप कह रहे हो कि सी इज़ अ स्किल्ड म्यूजिशियन बिकॉज सी ऑलवेज वेयर्स ब्लू। उसका कोई मतलब है कि वो नीला पहनती है इसलिए वो बहुत अच्छी जो है वो संगीतकार है? द कलर ऑफ क्लॉथिंग हैज़ नो लॉजिकल कनेक्शन टू म्यूजिकल स्किल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ फॉर्मल पॉलिसी। तो इस टाइप के फॉर्मल पॉलिसीज़ होते हैं। अब हम अगले में चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल पॉलिसीज़। ओके, अनौपचारिक भ्रांतियाँ किसे कहते हैं? तर्क के रूप के बजाय उसकी सामग्री या संदर्भ के संबंधित तर्क में त्रुटियाँ हैं। यानी उसमें हम क्या देख रहे थे? उसके रूप को, उसके फॉर्म को देख रहे थे हम, है ना, फॉर्मल पॉलिसीज़ में। वहीं इनफॉर्मल पॉलिसीज़ में उसके कंटेंट को हम देखेंगे, जो सामग्री है, या फिर संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे। और आर्गुमेंट को उसके फॉर्म के लिए नहीं, बल्कि उसके कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट के लिए यहाँ पर जो गलती हो रही है उसको हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पर इररिलेवेंट या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अक्सर जो हम या फिर कोई और भी रीजनिंग देते समय या फिर आपसे बात करते हुए भी बोल देते हैं, तो उसको हम समझेंगे इनफॉर्मल पॉलिसी। और इनफॉर्मल पॉलिसीज़ में आपको बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ मिलेंगे जो आपको अपने जीवन में आसपास में हमेशा सुनने को, देखने को मिलते हैं। पहला हम देखते हैं इनफॉर्मल पॉलिसीज़ यानी अनौपचारिक भ्रांतियाँ में एड होमिनम। ठीक, एड होमिनम क्या होता है? देखिए, अटैकिंग द पर्सन मेकिंग द आर्गूमेंट रादर देन द आर्गूमेंट इटसेल्फ। मान लीजिए कि कोई तर्क कर रहा है, तो आप उससे तर्क के जवाब में तर्क देने के बजाय आप क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति पर भी आप जो है पर्सनल अटैक्स करने लगे, हमला करने लगे, है ना। हमला करने का मतलब फिजिकली हमला नहीं, आप उस व्यक्ति के ऊपर, मान लीजिए मैंने बोला कि ये चीज़ सही नहीं है। मान लीजिए मैं आपसे अभी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो आपने तुरंत ये इस बात पे तर्क नहीं किया कि री एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए, बल्कि आपने डायरेक्टली बोल दिया कि आपके नंबर जरूर ख़राब आए होंगे इसलिए री एग्जामिनेशन के बारे में आप बोल रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज़ एड होमिनम। आपने सीधे मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अटैकिंग द पर्सन मेकिंग द आर्गूमेंट रादर दैन द आर्गूमेंट इटसेल्फ। आप आर्गूमेंट यानी तर्क के बजाय आप तर्क करने वाले व्यक्ति पर ही आप हमला बोलने लगे। उदाहरण फिर से यहाँ देख लीजिए, आप जलवायु परिवर्तन पर उनके तर्क पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो वैज्ञानिक नहीं है। आप डायरेक्टली बोल रहे हो कि भाई कोई साइंटिस्ट नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है उस जो भी आर्गूमेंट दे रहा है उसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी है कि जो साइंटिस्ट है वही क्लाइमेट चेंज के ऊपर तर्क दे सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे आम जनमानस भी हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को लेके जागरूक रहते हैं। तो ये एड होमिनम पॉलिसीज़ को हम कहते हैं। दूसरा है स्ट्रॉ मैन पॉलिसी। स्ट्रॉ मैन पॉलिसी मतलब देखिए, किसी प्रतिद्वंदी के तर्क को अधिक आसानी से अस्वीकार करने के लिए उसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना, है ना। आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया किसी के आर्गूमेंट को। कई बार आप देखते हो ना कि ये नेता लोग बहुत करते हैं। देखिए, ये जो इनफॉर्मल पॉलिसी है ना, इसमें बहुत बार नेता लोगों की बात मैं करूँगा, क्योंकि अक्सर जो है उन लोगों के द्वारा ही ये सारे पॉलिसीज़ की जाती हैं। अब देखना कि कोई ओपोनेंट जो है वो कोई आर्गूमेंट देगा, कुछ भी कहेगा, और उसको बिल्कुल ही दूसरे शब्दों में बिल्कुल ही उलट पुलट करके और उसके स्पीच को और उसके किसी भी वक्तव्य को बोल दिया जाएगा कि ये मिस रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा कि ये ऐसा बोला है इन्होंने, भले ही उनका जो है कॉन्टेक्स्ट अलग हो, उनका जो संदर्भ है वो अलग हो, है ना। तो उस आर्गूमेंट को रिफ्यूट कर देना ताकि आप उसको आसानी से हरा सको, आप जो है अपर हैंड पा सको उनके ऊपर। इसको हम स्ट्रॉ मैन पॉलिसी कहते हैं। स्ट्रॉ मैन मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रॉ मैन क्या होता है? आप देखते हो ना, खेतों में जो है एक ऐसे करके और एक पुतला लगाया जाता है, उसके हाथ बना दिए जाते हैं, है ना, और यहाँ पे कपड़ा लगा दिया जाता है और हवा बहता है, ये कपड़ा उड़ता रहता है, और जो पशु हैं, जो जानवर हैं, उनको लगता है कि कोई खेत में खड़ा है। तो यानी वो मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं एक इंसान का वहाँ पर, है ना। वैसे ही ये स्ट्रॉ मैन पॉलिसी में करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो भी फैक्ट्स है उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश कर देते हैं।
एग्जाम्पल के लिए देखिए, वह सार्वजनिक परिवहन में सुधार करना चाहता है, लेकिन इसका मतलब है कि वह सभी निजी कारों पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। आप बोल रहे हो भाई कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सुधारने की बात करता है तो उसको कह दिया जा रहा है कि ये प्राइवेट कार्स को बैन करना चाहता है, ये बहुत पब्लिक कर रहा है, तो ये स्ट्रॉमैन पॉलिसी हो गया। अगला है प्राधिकरण से अपील टू अथॉरिटी। अब इसको समझिए, देखिए किसी चीज़ का दावा करना कि ये सच है क्योंकि कोई प्राधिकारी या विशेषज्ञ बिना सबूत दिए कहता है कि ये सच है। मतलब किसी भी चीज़ को आप सही मान लेते हो, अगर कोई अथॉरिटी या एक्सपर्ट कहता है कि बिना एविडेंस के ही कह दे रहा है कि वो सही बात है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर जोन्स जो कह रहे हैं कि ये सप्लीमेंट बहुत इफेक्टिव है, इसलिए वो सही होगा क्योंकि वो डॉक्टर हैं। लेकिन हो सकता है कि डॉक्टर जोन्स जो हैं ये उस कंपनी से पैसा ले रखा हो इन्होंने, है ना, उसका प्रचार कर रहे हों। और कई बार लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती हैं। आप जो है जब भी किसी का वीडियो देख रहे हैं तो उसमें जो है आजकल बहुत ज़्यादा एक चीज़ बहुत वायरल हो रहा है और मैं आपको बता दे रहा हूँ, स्कैम है वो। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा। आदिवासी तेल, है ना, प्रधानमंत्री ने एक बार बोल दिया कि हक्की पिक्की कम्युनिटी एक है ना, हक्की पिक्की कम्युनिटी, ये आदिवासी कम्युनिटी है और इनके द्वारा ये एक तेल बनाया जाता है जड़ी बूटियों से, लेकिन ये बहुत लिमिटेड मात्रा में बनता है और बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन आजकल आप देखो हर एक यूट्यूब चैनल द्वारा इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, और ऐसे चैनल्स जो खुद को बहुत जो है अच्छा बताते हैं, हम लोग अपने व्यूवर्स के साथ कोई गलती नहीं करते, वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, इस स्कैम में आप लोग मत पड़िएगा। देखिए तेल से और ये सारी चीज़ों से बाल नहीं बढ़ते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं, या तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए और वहाँ दिखाइए, अगर कोई बीमारी है तो उससे ही सही हो पाएगा। तो हक्की पिक्की कम्युनिटी द्वारा ये चीज़ें जो है बनाई जा रही थी, और इसका इस्तेमाल करके क्या कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग आ गए हैं जो कि मार्केट में आ गए और सारे खुद को कह रहे हैं कि हम ही जो है ओरिजिनल हैं, कहीं और से मत खरीदिए। जितने यूट्यूबर्स हैं उनके आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो अलग अलग जो है वेबसाइट्स मेंशन है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा वेबसाइट जो है वो सही है, कौन सा गलत है ना। तो ये चीज़ें जो है स्कैम है। और आप जो है कोई अगर कह रहा है, कोई अगर एक्सपर्ट कह दिया किसी बात को, तो ऐसा मत मान लेना कि वो सही है। हो सकता है कि वो ऐड कर रहे हों, हो सकता है वो स्पॉन्सर्ड हो, है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं अपील टू अथॉरिटी। इसी का फ़ायदा उठा के कंपनियां कई बार ऐड करवाती हैं। चौथा है फॉल्स डिलेमा या फिर फॉल्स डाइकॉटमी भी बोलते हैं इसको, मिथ्या दुविधा या फिर झूठा द्वंद्व। इसका मतलब क्या है, देखिए सिर्फ दो ऑप्शन देना, आपके पास मैं सिर्फ दो विकल्प दूंगा, हाँ या नहीं। मैं आपसे बोलूं कि देखो तुम्हारे पास सिर्फ दो विकल्प है, या तो तुम मुझे कह सकते हो कि तुम मेरे साथ कहीं चल रहे हो, या फिर तुम कह सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल रहा हूँ, बाकी कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। तो आपने और भी विकल्प दिया ही नहीं। और भी मान लीजिए कि वो जिनके साथ भी आप बात कर रहे हो वो कहना चाहते हो कि आज नहीं कल जाऊँगा, ये नहीं कह सकते हैं, या तो आज चलो या तो कभी मत चलो। तो यानी आपने दो ही विकल्प दिए, तो विकल्प और भी हो सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे कंपनियां भी ऐसे करती हैं कि आपके सामने दो ही प्रोडक्ट लाएंगी, या तो आप ये लो या तो आप ये लो, आप मजबूरी है। आज के डेट में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, फॉल्स डिलेमा का एग्जांपल मैं देता हूँ। दो ही आपके पास ऑप्शन है, जियो या एयरटेल। देखिए वोडाफोन और BSNL लेने का कोई मतलब तो है नहीं, आप देखते ही उनका नेटवर्क। तो जियो और एयरटेल दो ही आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शंस और भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने मार्केट को ही ख़त्म कर दिया, है ना। जियो ने सारे मार्केट को कैप्चर कर लिया, एयरटेल बस लड़ते लड़ते कैसे भी सर्वाइव कर चुका है, और अब दो ही प्लेयर्स हैं मेन। तो यानी कि ऑप्शंस जो हैं बहुत ज़्यादा मौजूद नहीं होते हैं, और सिर्फ दो ही विकल्प हैं। तो या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ हैं। वही बात है कि भाई अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे खिलाफ हैं, तो इसमें आप दुविधा में पड़ के क्या करोगे, आप उनके साथ हो जाओगे। तो इसे हम कहते हैं फॉल्स डिलेमा, ऐसा डिलेमा क्रिएट कर देना। फिर पांचवा है स्लिपरी स्लोप, है ना। तो देखिए हिंदी में इसको फिसलन भरी ढलान लिखा गया है। देखिए यह तर्क देना कि एक छोटा सा पहला कदम महत्वपूर्ण परिणामों के साथ संबंधित घटनाओं की एक श्रृंखला को जन्म देगा। मतलब आप आर्ग्यू कर रहे हो कि एक स्मॉल फर्स्ट स्टेप जो है ना, इससे एक बहुत ही चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स हो सकते हैं और बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है कोई कहीं चलते चलते गिर गया, और गिरने के बाद आप उससे कह रहे हो कि यार तुम्हें छोटे, उसके थोड़ी खून निकल गई। आप उसका कह रहे हो कि तुम्हारा ये पैर से खून निकल रहा है। अब ये खून जो है निकलने का मतलब वहाँ से इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन होने से बड़े बड़े बैक्टीरिया जो है वो चले जाएंगे, तो बीमारियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो आपने छोटे बात को बहुत बड़ा बना दिया, है ना। इसको हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। तो इसको हम कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाना। इफ़ वी अलाउ स्टूडेंट्स टू रीडू देयर असाइनमेंट सून दे विल एक्सपेक्ट टू रीडू ऑल देयर टेस्ट, है ना। यदि हम छात्रों को अपने असाइनमेंट दोबारा करने की अनुमति देते हैं तो जल्दी वे अपने सभी परीक्षण फिर से करने की उम्मीद करेंगे। तो ऐसा मान लेना, ये स्लिपरी स्लोप कहते हैं कि भाई एक किसी डिसीजन से आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत सारे अलग अलग उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, तो ये स्लिपरी स्लोप है। छठा है, ये मेरा फेवरेट है, रेड हेरिंग, है ना। तो रेड हेरिंग क्यों है मेरे फेवरेट, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये जो है क्या है, ये एक मछली है, ओके।
अब देखिए जो रेड हेरिंग है ये एक फिश होती है एक टाइप की, और इसको क्यों रेड हेरिंग इस पॉलिसी का नाम है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि एक प्रिजन था, एक जेल था, और वो जेल जो है ना वो ऐसे पानी के बीच में था, और यहाँ से कुछ कैदी क्या किए, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, कैदी जो है वहाँ से भाग गया। भागने के बाद उनको एक मछली मिली, बहुत ज़्यादा वो मछली जो है ना वो गंध करती थी, मतलब उससे बहुत ज़्यादा स्मेल आता था। तो उन्होंने क्या किया ना कि जो ये डॉग्स होते हैं ना, डॉग स्क्वाड में, पुलिस डॉग स्क्वाड में, पुलिस डॉग्स, तो इनसे बचने के लिए इन्होंने क्या किया, उन मछलियों को यूज़ करके और पूरे अपने जैसे जैसे वो गए हैं तो वो सारी चीज़ों को, गंध को मिटाते गए, और वो मछलियों का यूज़ करते थे, उनके स्मेल का यूज़ करते थे और भटका देते थे। भटकाने का मतलब कि बहुत दिनों तक क्या वो कभी पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस डॉग्स भी कंफ्यूज हो गए, पुलिस भी सोचती रह गई कहाँ चले गए, उनको कोई आहट ही नहीं मिला कि वो कैदी चले कहाँ गए। तो ये रेड हेरिंग पॉलिसी है, और इसलिए इसका नाम पड़ा है कि भाई अगर आप कोई इररेलेवेंट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ओरिजिनल इशू से, मतलब देखिए जो मूल मुद्दा है वो कुछ और है, और आपने कोई इररेलेवेंट टॉपिक वहाँ पे छेड़ दिया और पूरा जो है मूल मुद्दा से भटक गए लोग और इररेलेवेंट टॉपिक पे लोग चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी भी मुद्दे को भटका दे रहे हो, और ये चीज़ें भी नेता करते हैं। आप देखो उनसे अगर आप सवाल पूछ लो कि कितनी भर्तियाँ दिया आपने, आप 5 साल में कितने भर्ती दे चुके हो, वो सीधा आपको भटका देंगे, कहेंगे कि अच्छा हमारे पिछले सरकार ने अपने टाइम में कितनी भर्तियाँ दी। अरे उससे हमको क्या मतलब है कि पिछले सरकार ने कितनी भर्तियाँ दी, आपने कितने भर्तियाँ दी ये बताइए। ओरिजिनल इशू से मुद्दा को भटका देना ही रेड हेरिंग पॉलिसी होती है। पब्लिक आपसे पूछने वाली थी कि हमारे यहाँ सड़कें ख़राब हैं, और आपने रिलीजन के ऊपर छेड़ दिया बात कि हिंदू और मुस्लिम आपस में ये वो ऐसे वैसे, और हो गया फिर द्वंद्व हो गया और मेन मुद्दे से भटक गए लोग। तो यही है रेड हेरिंग पॉलिसी। अगला है अपील टू इमोशन, भावना की अपील। तो देखिए आप इमोशनल अपील करते हो लॉजिकल रीजनिंग देने के बजाय, ताकि आप परसुएट कर सको। आप जो है भावनात्मक अपील करके, और जैसे कहते हैं ना कि इमोशनल फूल बनाना, इमोशनल फूल बनाना मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही है कि आप किसी को परसुएट कर लेते हो, किसी को अपने तरफ लाने के लिए बहुत इमोशनल अपील करने लगते हो। ऐसे नेता भी करते हैं कई बार कि हमारे साथ ये हो गया, हमें जो है जेल में बंद कर दिया, हमें वोट दो, हमें ऐसे कर दिया, हमें वोट दो। ये इमोशनल अपील है, लॉजिक कुछ नहीं है इस बात का। अरे जेल में बंद किया तो कुछ गलती की होगी तो बंद किया होगा ना, ऐसे थोड़ी कोई जेल में बंद कर देगा। तो यही होता है अपील टू इमोशन। हेस्टी जनरलाइजेशन यानी जल्दबाजी में सामान्यीकरण। तो देखिए कोई ब्रॉड कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना, एक व्यापक निष्कर्ष निकाल लेना कोई छोटा या अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल से। अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब क्या हो गया कि आपने इतना छोटा सैंपल साइज दिया कि वो पूरे पॉपुलेशन को थोड़ी दर्शा रहा है। आपने हेस्टी जनरलाइजेशन कर लिया, जल्दबाजी में आपने सामान्यीकरण कर दिया, सबको जो है उसी लाइन में ले लिया आपने। एग्जाम्पल के लिए मैं उस शहर के 2 लोगों से मिला जो असभ्य थे, इसलिए उस शहर के हर व्यक्ति असभ्य होगा। अब मैं अपनी ही बात बताता हूँ। मैं राजस्थान में बहुत दिन तक रहा हूँ, वहाँ मैं जिस सिटी में रहा हूँ वहाँ पर कोटा सिटी है वो, और कोटा सिटी में क्या हुआ है, बहुत स्टूडेंट आते हैं, और स्टूडेंट के आने की वजह से वहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो हॉस्टल चलाते हैं, या तो पीजी जिस पर टू लेट लिखा रहता है ना, यानी रहने के लिए, तो वो लोग जो है चलाते हैं। और अब उनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो गया है कि अगर कोई बच्चा जो है 2 दिन 4 दिन के लिए एक्स्ट्रा रह भी जाता है तो उससे ये लोग आधे महीने का फ़ी मांग लेते हैं। कई बार जो है वो 10 दिन रहेगा तो उसको पूरे महीने का देना पड़ेगा पैसा, बिजली बिल बहुत ज़्यादा, और छोटे छोटे 8 बाई 8 के कमरों के लिए वहाँ पर आपको 10,000 15,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं। अब बच्चों के बारे में, कोटा सिटी के बारे में ऐसा घृणा हो गया है कि कोई भी बच्चा जो वहाँ से तैयारी करके निकलता है, आप उससे अगर पूछोगे, और अगर वो थोड़ा उसका फैमिली बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो वो फिर वहाँ के लोगों को और वहाँ के सुविधाओं को, दोनों को ही बिल्कुल बेकार बताएगा। वहाँ के लोगों को मनी माइंडेड बताएगा, है ना। क्यों बताएगा? क्योंकि देखिए वहाँ के लोकल जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग वहाँ बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड हो गए हैं। लेकिन वहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे भी हैं, बहुत धार्मिक काम भी होता है वहाँ पर। तो ये जो है हेस्टी जनरलाइजेशन है, जल्दबाजी में सामान्यीकरण। तो देखिए ये ऐसा जो है करने से क्या होता है, कई बार आप गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लेते हो, है ना। आप एक ब्रॉड कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो किसी छोटे सैंपल से। तो ये थे कुछ इनफॉर्मल पॉलिसीज़, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़, और आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। और देखिए इससे हम यही समझ में आता है कि देखिए इन सारे ही जो पॉलिसीज़ हैं ना, ये अगर फॉर्मल होंगे तो उनके फॉर्म में, स्ट्रक्चर में, है ना, कुछ गलती होगी स्ट्रक्चर में। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो आर्गूमेंट हम दे रहे हैं, तो आर्गूमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ गलती हो जाएगा, मीनिंग से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, है ना।
वही अगर बात करें हम इनफॉर्मल पॉलिसीज़ की, तो इनफॉर्मल पॉलिसीज़ में मीनिंग से मतलब होता है, इनफॉर्मल पॉलिसीज़ में कॉन्टेक्स्ट से मतलब होता है। तो यहाँ पर मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ पॉलिसीज थे: हेस्टी जनरलाइजेशन, अपील टू इमोशन, रेड हेरिंग, स्लिपरी स्लोप, फॉल्स डिलेमा, अपील टू अथॉरिटी, स्ट्रॉमैन और एड होमिनेम। ये इनफॉर्मल पॉलिसीज थे। और फॉर्मल में अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, डिनाइंग द एंटीसीडेंट, बेगिंग द क्वेश्चन, जैसे सर्कुलर रीजनिंग भी बताया गया, फिर नॉन सेक्विटर। तो ये जो है कुछ फॉर्मल पॉलिसीज थे। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको इन पॉलिसीज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो ख़त्म हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमारे बैचेस से जुड़ के और डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। आपको अगर अच्छा लग रहा है ये क्लासेस तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन्स आर स्टिल ओपन। द नंबर इज़ 9015958713। ओके, 9015958713। इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन डायरेक्टली ले सकते हो। इस वीडियो में यहीं तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।